गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस। मैं सुनील कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं प्रीवियस वीडियो में जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का बफर सॉल्यूशंस टॉपिक जो है डिस्कस किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है बफर को प्रिडिक्ट करने के लिए दिया गया था, जो इस प्रकार है, और इसको आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे ट्राई किए होंगे। देख लीजिए इसे। सबसे पहले हम लोग जो है प्रीवियस क्लास के कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। बफर्स के लिए हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि अगर एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर बताए थे कि बफर तभी तक वर्क करता है जब तक इक्विलिब्रियम रहता है। यानी कि अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन में वीक एसिड हो और उस वीक एसिड का अगर कंजुगेट बेस प्रेजेंट रहता है तो कहते हैं कि वो बफर रहेगा, बफर के जैसा काम करेगा और वो एसिडिक बफर कहलाता है। फिर इसी तरीके से बेसिक बफर के बारे में बात किया गया था। बेसिक बफर वीक बेस प्लस जो बेस है उसका कंजुगेट एसिड। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका वीक एसिड तो है, ये वीक एसिड, और ये जो सॉल्ट है हमारा, इसमें देख रहे हैं कि ये वीक एसिड का क्या इसमें कंजुगेट बेस बन रहा है क्या। अगर इसमें CH3COO माइनस अगर रहता तब कहते कि ये बफर बनाता, लेकिन यहाँ तो इसमें क्या आएगा, SCOO माइनस आएगा और Na प्लस, मीन्स इसका जो है कंजुगेट बेस जो है वो नहीं बन रहा है। जब कंजुगेट बेस नहीं बन रहा है तो ये जो है बफर नहीं होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है बफर फॉर्म नहीं कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड में क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस SCOONA। देख रहे हैं कि SCOH वीक एसिड तो है, लेकिन इस वीक एसिड का कंजुगेट बेस भी जो है सॉल्ट में प्रेजेंट है। तो जब सॉल्ट में वीक एसिड का कंजुगेट बेस प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं ये कंजुगेट बेस इसमें प्रेजेंट है, तो ये जो है हमारा बफर के जैसा काम करेगा। और ये बफर कैसा होगा, एसिडिक बफर बनेगा। कैसा बफर होगा बेटा, एसिडिक बफर। चूंकि ये वीक एसिड है मतलब ये बफर कैसा होगा, एसिडिक बफर। थर्ड देखते हैं RNH2 और ये RNH3 प्लस। देख रहे हैं ये RNH2 H प्लस एक्सेप्टर, यानी कि ये वीक बेस है, वीक बेस, और प्लस इस RNH2 का कंजुगेट बेस तो प्रेजेंट है। ये कंजुगेट एसिड है। ये RNH3 प्लस क्या है, RNH3 का कंजुगेट एसिड है। मीन्स ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बफर फॉर्म करेगा, ये भी बफर बनाएगा। और ये बफर कैसा होगा, बेसिक बफर होगा, बेसिक बफर। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए भी होंगे। फोर्थ नंबर H2CO3 प्लस Na2CO3। H2CO3 ये तो हाँ, ये आपका जो है एसिड, लेकिन ये तो बेसिक नेचर का हो जाएगा, ये तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये सॉल्ट तो है नहीं, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये बेसिक नेचर का। तो एसिड और बेस, ये बफर तो ऐसे तो दिख रहा है कि बफर तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये बफर नहीं बना रहा। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें छुपी हुई है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, NaHCO3, NaHCO3, जो कि अब देख रहे हैं इसके रिएक्शंस के बाद जो है ये जो बना, ये तो अब सॉल्ट हो गया आपका। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अगर जो है
वीक एसिड और इसका ये कंजुगेट बेस है H2CO3 और ये क्या है HCO3 माइनस। तो देख रहे हैं कि ये जो है इसका कंजुगेट बेस हो गया। अब ये जो है बफर बनाएगा। तो आगे से ध्यान रखना होगा कि जब आपका जो है रिएक्टिव स्पेसीज रहता है, एसिड बेस का कंसेप्ट रहेगा, तो उसके केस में जो है रिएक्शन करने के बाद जो बन रहा है आपका, उससे भी जो है बफर प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं वीक एसिड और Na2CO3 का तो बेसिक नेचर है, ऐसे तो कह सकते थे कि बफर प्रोड्यूस नहीं होगा, बफर नहीं बनेगा। लेकिन हाँ एक बात है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक कंजुगेट बेस बनाता है NaHCO3। तो देख रहे हैं H2CO3 का कंजुगेट बेस क्या है HCO3 माइनस। तो ये जो है दोनों मिलकर के अब तो ये दोनों क्या करेगा बफर प्रोड्यूस करता है, अब ये बफर बनाता है। इसी तरीके से NH4Cl और NaOH, NH4Cl और NaOH, इसमें देख रहे हैं NH4Cl, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका सॉल्ट हो गया। NH4Cl कैसा सॉल्ट और NaOH बेस। तो फिर बेवकूफ़ तो कहेगा कि बफर नहीं बनेगा, बफर नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा कहना फिर गलत हो जाएगा। ये दोनों जो है क्या करेगा आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्शंस के बाद बनाएगा क्या NH4Cl प्लस NaOH, क्या हो जाएगा NH4OH प्लस NaCl। तो देख रहे हैं कि ये NH4Cl NaOH डायरेक्ट तो बफर नहीं बना रहा, लेकिन इस दोनों के आपस में रिएक्शन करने से NH4OH और NaCl प्रोड्यूस हो रहा है। देख रहे हैं NH4OH, अब तो ये वीक बेस हो गया, वीक बेस और सॉल्ट है आपका, या हम कह सकते हैं कि वीक बेस और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, बफर बनेगा। या वीक बेस है और उसका जो है कंजुगेट एसिड भी है NH4 प्लस NH4OH का क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेगा बफर बनाएगा, यहां भी बफर बनेगा। फिर 6 नंबर HNO3 एसिड, CH3COONA सॉल्ट है। ये दोनों तो ऐसे तो आपका कह रहे हैं कि रिएक्शंस नहीं कर रहा, सॉरी ये दोनों ऐसे तो देखने से लग रहा है कि आपका एक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और सॉल्ट है, तो ये तो आपको जो है बफर नहीं बना रहा, लेकिन पुनः ये दोनों जो है क्या करेगा आपस में रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन किस प्रकार से होगा कि HNO3COONA तो बन जाएगा यहाँ पर CH3COOH प्लस NaNO3। तो CH3COOH वीक एसिड और ये सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा बफर बनाएगा। बफर के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ये भी है। लास्ट देखते हैं, हाँ लास्ट जो क्वेश्चंस था वो सिमिलर टू 5th लिखा गया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो NH4Cn नहीं देना NaCN ले लेते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। ये तो बना ही लिए, ये तो सीख ही लिए हैं, NH4Cl की जगह सिर्फ उसमें Cn दे दिया गया था, बाद बाकी NaOH ही था, तो सेम बन जाएगा वो भी NH4Cn प्लस NaOH हो जाएगा NH4OH प्लस NaCN हो जाएगा, तो फिर वो भी बफर बनाएगा। एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं NaCN प्लस HCl, ये आपस में क्या करेगा रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा NaCl प्लस HCN। तो HCN और NaCN अब ये दोनों मिलकर के क्या करेगा बफर बनाएगा और वो बफर एसिडिक बफर हो जाएगा। तो इस तरीके से बफर को प्रिडिक्ट करने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चंस में हमें ये पता हो जाना चाहिए कि बफर बन रहा है या नहीं, बफर का केस है या नहीं तो सिंपल जो है हम लोग कॉमन आयंस अप्लाई करेंगे, कॉमन आयंस इफेक्ट लगा करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हमें
बफर्स पता चल जाए तो बफर का कंसेप्ट अप्लाई करके वहाँ पर क्वेश्चंस बनाया करेंगे। अब आगे हम लोग जो है डीपीपी वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड दिया गया है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। फर्दर हम लोग जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशंस के पीएच का कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। pH कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशंस का pH कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं बफर जो है 2 टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक बफर्स के लिए pH कैलकुलेशंस की बात करते हैं, इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं, और फिर बेसिक बफर्स का सेम उसी प्रकार से आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर्स में pH कैलकुलेशन। एसिडिक बफर जैसे कि CH3COOH प्लस CH3COONA, मतलब एसिडिक बफर है तो एक वीक एसिड तो चाहिए ही चाहिए, और साथ साथ जो है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वाला सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट का नेचर कैसे होता है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम के शुरुआत में ही फर्स्ट लेक्चर में ही जो है आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयनाइजेशन होगा, जो कि आपका यहाँ पर है। एक चीज़ यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन जो है C मोलर, C मोलर, M लिखे हैं मोलर, मोलरिटी इसका C ले, और सॉल्ट का ले लेते हैं C1 मोलर। लेट इसके लिए कंसंट्रेशन है C मोलर और इसका कंसंट्रेशन है C1 मोलर। अब हम लोग बात करें सबसे पहले जैसे CH3COOH है, एसिटिक एसिड, एक्वस बनेगा क्या? CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस। इसके साथ देख रहे हैं बफर में आपका एक सॉल्ट भी है, इसी वीक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है। अब उस सॉल्ट का भी डिसोसिएशन देखते हैं। CH3COONA एक्वस क्या आ जाएगा? CH3COO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस। सबसे पहले जो है इस एसिड्स का कंसंट्रेशन दिया गया है C मोलर, तो इनिशियल तो इसका C मोलर है, लेकिन अगर हम एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इसके लिए कांस्टेंट जो है Ka मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या है? Ka। एसिड्स के लिए जो है कांस्टेंट जो है मान लेते हैं Ka। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इसका कंसंट्रेशन क्या बचेगा? C माइनस C अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो क्या बच जाएगा इसका? C माइनस C अल्फा, नॉट C माइनस अल्फा, C माइनस C अल्फा लेते हैं। CH3CO माइनस के लिए क्या हो जाएगा? C अल्फा, इसके लिए भी C अल्फा। फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो है जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या कंसीडर किया गया? C1 मोलर। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं, इसके लिए तो C1 मोलर है। और बताए थे स्ट्रॉन्ग के केस में अगर आपका सॉल्ट का C1 मोलर है तो एसिटेट आयंस और Na प्लस इस दोनों का भी जो है C1 हो जाएगा, इसका भी C1 मोलर। फिर देख रहे हैं कि CH3CO माइनस जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट हो रहा है, मतलब जो है इस दोनों के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक C1 भी ऐड हो गया, C1 प्लस C अल्फा हो गया। अब देखना यह है कि सबसे पहले तो जो कि
हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखते आ रहे हैं कि सबसे पहले देखना है कि अल्फा निगलेक्ट करने लायक है कि नहीं। अल्फा के लिए चेक करने के लिए बताया गया था कि परसेंटेज जो है अगर 5% के बिलो है, हम लोग 10% तक लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस में 10% तक लेकर के बात करेंगे, 10% तक को कंसीडर कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू 10% से बिलो है तो अल्फा को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर अल्फा निगलेक्ट करने लायक है, इफ अल्फा मच लेस देन 1, अल्फा इज मच लेस देन 1, मतलब अल्फा जो है अगर निगलेक्ट करने लायक है तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस सी अल्फा, C1 प्लस सी अल्फा। देखिए इसमें C1 क्या है, C1 क्या है देखना है एकदम ध्यान से। C1 जो है हमारा, C1 किसका, सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन में किसका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट। और C अल्फा को क्या कर रहे हैं हम लोग, C अल्फा क्या किसका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड, कंट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन जो है उसको तो हम लोग निगलेक्ट मान करके चलते हैं, उसको तो कंसीडर करते नहीं है, सिर्फ किसका लेते हैं, सॉल्ट वाला यहां पर कंसीडर करेंगे। यानी कि C1 प्लस सी अल्फा जो होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड टुवर्ड्स CH3COO माइनस इज निगलेक्टेड। मतलब CH3COO माइनस जो वीक एसिड से आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन, डेट मीन्स C अल्फा को निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा निगलेक्ट हो रहा है, अल्फा निगलेक्ट हो रहा, डेट मीन्स ये जो है बिलो 10% में आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो इसका वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, C1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, C1। मतलब हम कह सकते हैं कि C1 क्या है आपका, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। मतलब C1 प्लस सी अल्फा जो है सिर्फ किसका है, सॉल्ट से ही आ रहा है। ऑल द, हम कह सकते हैं यहां पर ऑल द CH3COO माइनस आयंस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, ऑल CH3COO माइनस आयन इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। मतलब C अल्फा जो है, चूंकि अल्फा निगलेक्ट हो रहा है इसलिए C अल्फा को निगलेक्ट कर दिया गया। मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड को हम निगलेक्ट कर चुके हैं। जब कंट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड हम निगलेक्ट कर दिए हैं तो उस कंडीशन में अब इस वीक एसिड के इक्विलिब्रियम को लेकर के चलिए। फाइनली अगर हम बात करें नाउ Ka का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, Ka क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस CH3COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। इसका पता चल चुका है, इसका क्या है, K जो है CH3COO माइनस के लिए क्या, C1 प्लस सी अल्फा, C1 प्लस सी अल्फा। H प्लस के लिए C अल्फा अपॉन C कॉमन ले लेते हैं, C माइनस सी अल्फा, इसको हमें लिखते हैं C1 माइनस अल्फा। अब देखना यह है कि यहां पर अगर अल्फा निगलेक्ट हो रहा है, एक बार और मैं इसे लिख देता हूं, इफ अल्फा इज निगलेक्टेड दैट इज अल्फा मच लेस देन 1, देन इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, Ka इक्वल्स टू C1 प्लस सी अल्फा
इसकी जगह तो हम लोग क्या लिखेंगे, C1 इंटू ये C अल्फा रहने देते हैं क्योंकि ये H प्लस का कंसंट्रेशन है, H प्लस का कंसंट्रेशन है। या हम लोग फाइनली इसको इस तरीके से लिख लेते हैं C1 प्लस C अल्फा, डेट मीन्स ये C1 है जो कि किसका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। C1 किसका कंसंट्रेशन लिए थे, ध्यान दीजिए, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन। C1 किसका हो गया बेटा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। फिर बात करते हैं हम लोग C1 माइनस अल्फा का, एंड C1 माइनस अल्फा, अल्फा निगलेक्टेड है, अल्फा निगलेक्ट हो रहा, अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा है, उस कंडीशन में इसका वैल्यू C के इक्वल हो रहा, मीन्स C किसका कंसंट्रेशन लिया गया, एसिड का। अब फाइनली हम लोग नाउ Ka इक्वल्स टू C1 प्लस C अल्फा, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड H प्लस, C अल्फा किसका, H प्लस का कंसंट्रेशन है, और C1 माइनस अल्फा जो कि C के इक्वल होता है, और वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, डेट मीन्स हम कह सकते हैं अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब हमें H प्लस निकालना है, क्योंकि मेरा मोटो है क्या, pH कैलकुलेट करना, तो फिर हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और जब H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, H प्लस का वैल्यू आ गया, तो pH निकाल सकते हैं, दोनों साइड नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा इसे, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग Ka, m इंटू एन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज कर देते हैं, प्लस माइनस लॉग एसिड, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग अगर डायरेक्ट अगर लेते हो, इसमें जो है हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस लॉग H प्लस क्या हो जाएगा, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, pKa प्लस लॉग, देखिए यहाँ पर एसिड बाय सॉल्ट है, लेकिन जब निगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो सॉल्ट ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यही हमारा pH कैलकुलेशंस का फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करेंगे, इट इज वैलिड ओनली फॉर अल्फा इज मच लेस देन 1। जब अल्फा निगलेक्ट हो जाता है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस का जो वैल्यू है 10% से अगर बिलो रहेगा, उस कंडीशन में pH कैलकुलेशंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। लेकिन अगर हमारा अल्फा निगलेक्ट नहीं हो रहा है, इफ अल्फा इज नॉट निगलेक्टेड, अल्फा अगर निगलेक्ट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, जैसे अल्फा हमारा निगलेक्ट नहीं हो रहा है, तो जब अल्फा निगलेक्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले जो है जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन, यानी कि जो हम लोग Ka जो निकाला करते हैं, Ka इक्वल्स टू C1 प्लस C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, और फिर अल्फा का वैल्यू पुट करके यहाँ से जो है हम लोग Ka का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, फिर वहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन निकलेगा, और फिर pH कैलकुलेट करना होगा। तो
95% जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अल्फा निगलेक्ट करने का ही रहता है, अल्फा निगलेक्ट होते रहता है। और अल्फा निगलेक्ट करने के लिए तो हम लोग चेक कर लेते हैं √KA/C करके, √KA/C करके वहाँ से जो हम लोग अल्फा चेक कर लेंगे। अल्फा अगर का वैल्यू अगर 5% से बिलो आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग जो है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एसिडिक बफर्स के लिए पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसे हम लोग ट्राई करेंगे। वन लीटर 0.01 मोलर CH3COOH is mixed with 0.02 mole CH3COONA. Then calculate the pH of solution. Given Ka equals to 1.8 into 10 to the power -5। एक आपका जो है 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 0.01 मोलर वीक एसिड CH3COOH है, उसको 0.02 मोल CH3CONA के साथ मिलाते हैं। ये मोल में दे दिया। कंसंट्रेशन निकालना तो आसान है, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर है, निकाल लेंगे और फिर उसका जो है कैलकुलेट करेंगे पीएच वैल्यू। के का वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि ये अल्फा निगलेक्ट होने लायक है कि नहीं, और फिर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करना से बन जाएगा या हमें क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा। इसको ट्राई करके आइएगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर हम लोग बेसिक बफर्स के लिए पीएच कैलकुलेशंस की बात करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किया जाएगा।